चैप्टर 19 अनाथ और सबसे बड़ा रिश्ता। द न्यू चैप्टर इज हियर। समक्ष की नींद सुबह ही खुल गई थी। उसने सर झुकाकर वन्या को देखा जो सारे जहां से बेखबर सुकून से सो रही थी। समक्ष ने धीरे से उसे साइड किया ताकि उसकी नींद न टूटे और खुद शॉवर लेकर छत पर चला गया। सुबह कुछ जरूरी मेल चेक करने के बाद निमित का फोन आया जिस पर बाकी दोस्त कॉन्फ्रेंस में थे। समक्ष ने फोन उठाकर कहा, क्या खबर है? निमित पंखे को जानकर के गिराया गया है। ये काम उस घर के मेंबर में से ही किसी ने किया है। मैं तुम्हें फुटेज भेज रहा हूँ, जिसने ये किया है पता चल जाएगा। फिर अर्पित ने कहा, समक्ष उस घर में भाभी को खतरा है। वो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, उन्हें वहां रखना सुरक्षित नहीं है। जिविन ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। समक्ष ने कुछ सोचकर कहा, अर्पित तापस इंडिया वापस आ गया है, उसको कहो हमारे होटल का लास्ट स्वीट तैयार करवाए और स्टाफ को समझा दे कि वन्या के सामने कैसे व्यवहार करना है। अर्पित कंफ्यूज होते हुए, लेकिन क्यों समक्ष, आज ही हमें यहाँ से निकलना पड़ सकता है। निमित ने कहा, मतलब तू चंडीगढ़ से दिल्ली आएगा? समक्ष, हाँ, वन्या को अब यहाँ खतरा हो सकता है और उस मंदिर वाली औरत की भी खबर निकलवाओ, उसमें कुछ अजीब है। ये सुनकर सारे दोस्त अपने काम पर लग गए। वही वन्या जब उठी तब उसे समक्ष नहीं दिखा कहीं। फिर उसने पहले शावर लिया, फिर वो मंदिर की तरफ जाने लगी। बीच में ही उसकी सीढ़ियों के पास अनुज मिला। अनुज को देख वन्या ने उसे हल्की सी स्माइल दी और आगे बढ़ गई। तब उसका हाथ अनुज ने पकड़ लिया। वन्या ने पलटकर अनुज को देखा और अपना हाथ छुड़वाने लगी। अनुज हल्का हंसते हुए, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे तुम्हारा हाथ, बस दे दो हमें भी एक रात। वन्या ये सुनकर हैरान रह गई और अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, भैया ये क्या कह रहे हैं, अब छोड़िए मुझे। अनुज ने उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, अरे भैया, तो मैं सिद्धार्थ का लगता था जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। सोचा उसके जाने बाद तुम्हें अपना कंधा दूंगा रोने के लिए और बदले में तुम मुझे वो जो मैं चाहता हूँ, लेकिन बीच में ही वो साले अनाथ समक्ष आ गया। अनुज आगे कुछ बोलता है, किसी ने एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा। ये होते ही वन्या का हाथ अनुज के हाथ से छूट गया। अनुज थोड़ा पीछे होकर दीवार से जा लगा, उसके नाक से खून बहने लगा था। वन्या ने सर घुमाकर देखा जहां समक्ष खड़ा था बिना एक्सप्रेशन के। समक्ष ने वैसे ही कहा, आइंदा से मेरी बीवी का हाथ पकड़ना तो दूर, आंखें भी उठाई तो जान ले लूंगा। अनुज ने अपना नाक का खून पोंछते हुए कहा, सुहागरात ज्यादा हसीन बीती क्या, जो सुबह से मेरी बीवी किए जा रहा है। वैसा ऐसा होना भी था, जिस अनाथ की बीवी इतनी खूबसूरत हो उसका ये कहना बनता है। ये सिद्धार्थ की हो गई, फिर तेरी हो गई, तो एक रात के लिए मेरी भी हो जाए, यकीन कर तुझसे ज्यादा खुश कर दूंगा है। तभी एक दूसरा मुक्का उसके मुंह पर लगा। ये रुद्र ने मारा था जो गुस्से में उबल रहा था। वन्या के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसका बस चलता है तो वो अनुज की जान ले लेता, लेकिन कुछ रिश्ते बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी रुद्र सब भूल आगे बढ़कर मारने ही वाला था कि समक्ष ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र गुस्से में, भाई छोड़ दो मुझे, इसने वन्या के बारे में गलत बोला है, मैं इसकी जान ले लूंगा। समक्ष ने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी रुद्र का हाथ नहीं छोड़ा। इन सब चीजों की आवाज सुन घर के बाकी सदस्य भी अपने कमरों से बाहर निकल आए। जब सिद्धार्थ के ताई जी ने कविता अपने बेटे अनुज की ये हाल देखा तो वो दौड़ के उसके पास आई और चिंता में उससे पूछा, ये कैसे हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा है तुझे? अनुज जो गुस्से में था उसने अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, मैंने वन्या से सिर्फ ये पूछा कि वो इस घर में ठीक तो है, और मैं सिद्धार्थ की बात कर ही रहा था कि समक्ष और रुद्र मुझे मारने लगे। वन्या ये सुनकर झट से बोली, भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। कविता जी ने कहा, मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो, एक दिन भी सब्र नहीं करा और पराये मर्द से शादी कली। दर्शनी जी ये क्या कह रही है आप? जी वन्या ने कुछ गलत नहीं किया। कविता जी गुस्से में, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें अपने बेटे के जाने का दुख हो या ना हो, मुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता है। मैं तुम्हारी जितनी महान नहीं कि जिस लड़की से तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली थी उसकी शादी ही तुमने इस अनाथ से करा दी जो ना जाने किसका गंदा खून है। दर्शनी जी ये सुनकर अपने आंसू रोक न सकी। जी आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और समक्ष मेरा बेटा है, उसमें खून जिसका भी हो लेकिन संस्कार मेरे हैं।
कविता जी, ऐसा कहने से कोई पराया अपना नहीं होता। इस अनाथ की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। रुद्र गुस्से में, आपका बेटा भी दूध का धूला नहीं है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, सीधे लात उठानी चाहिए। कविता जी, चुप कर, लिहाज कर, बड़े छोटे का। जिसके बारे में तू बोल रहा है वो तेरा बड़ा भाई है, और जिसके वजह से तू ये सब बोल रहा है, ऐसा क्या है उसमें जो एक भाई के जाने के बाद भी उस लड़की को नहीं छोड़ रहा। दिख गए तेरी माँ के दिए संस्कार। दर्शनी जी गुस्से में, बस करिए जीजी, आप अब अपनी हद पार कर रही है। मुकेश जी, सिद्धार्थ के ताया जी, हद तो आपने पार करी है। उस लड़की को घर ले आए जो आपके बेटे को खा गई, और उसको अपना बेटा कह रही है, जिसने उस दिन आपकी भी शर्म नहीं करी थी बेइज्जती करने में। सही कहते हैं लोग, सांप को जितना भी दूध पिला लो आखिरी में वो डसता ही है। वन्या जो इतनी देर से सुन रही थी, उसने नम आंखों से कहा, ये सब क्या कह रहे हैं आप ताया। अभी वन्या बोलती कि कविता जी ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ा, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। जिस दिन मेरा बच्चा गया उस दिन तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मुझे तो तू पहले दिन से पसंद नहीं थी, बस मजबूरी में तुझे अपनाना पड़ा। लेकिन अब बस, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, तू इस घर में नहीं रहेगी। दर्शनी जी रोते हुए, जीजी ये आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इसी घर में रहेंगे मेरे साथ, ये कहाँ जाएंगे। कविता जी गुस्से में वन्या का जबरदस्ती हाथ पकड़े हुए खिंचती है और बाहर की तरफ ले जाने लगती है। वो एक कदम भी बढ़ा पाती कि पीछे से समक्ष ने वन्या का दूसरा हाथ पकड़ा लिया और कविता जी के हाथ से वन्या का हाथ छुड़वाने लगा। कविता जी गुस्से में, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे रोका। तुझ जैसे अनाथ की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मुझे रोके। अरे जैसे 7 साल पहले तुझे घर से बाहर फेंका था, आज भी वही करूंगी। कविता जी ने मुकेश जी और अनुज को इशारा किया। वो लोग समक्ष तक पहुंच भी पाते कि वन्या आगे आते हुए बोली, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने हाथ से समक्ष का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहा, हम खुद ही इस घर से जा रहे हैं। अब हमसे और यहाँ नहीं रहा जाएगा। हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। ये कहकर वन्या समक्ष का हाथ पकड़कर चलने लगी। पीछे दर्शनी जी झट से सोफे पर बैठ गई और कहा, वन्या बेटा मत जा। रुद्र ने उन्हें संभाला। वन्या ने पीछे मुड़कर दर्शनी जी की हालत देखी और भागकर उनके पास आई और उनके कदमों में उनके पास बैठते हुए कहा, माँ आप रो क्यों रही है। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो बस आज उस बेटी की विदाई है जिसे शादी के बाद अपने पति के साथ जाना है। दर्शनी जी रोते हुए, मैं सिद्धार्थ को क्या जवाब दूंगी कि मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। वन्या ने भी कहा, माँ आपका बेटा बहुत समझदार है, वो समझ जाएगा। और जिस घर मेरी वजह से मेरी माँ और मेरे पति की बेइज्जती हो रही है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। फिर रुद्र की तरफ देखकर, माँ का ख्याल रखियो, कुछ भी समस्या हो तो मुझे या इन्हें फोन कर दियो, पर माँ को अकेला मत छोड़ियो। फिर कविता जी तरफ देखकर, आंटी जी कोई खून गंदा नहीं होता, सोच और नियत गंदी होती है, और अब से मेरे पति की बेइज्जती करने के बारे में सोचना भी मत। पहले उनका कोई नहीं था, लेकिन अब से उसके रिश्ते हैं, सबसे बड़ा रिश्ता उनका मुझसे है। समक्ष बस वन्या को एकटक देख रहा था जो उसके लिए लड़ रही थी। ये कहकर वन्या ने समक्ष का हाथ पकड़ा और जाने लगी। फिर रुककर बोली, और हाँ, सबसे अजीज इंसान मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, मेरी माँ। अगर उनको जरा भी तकलीफ हुई तो मैं हर रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगी। ये कहकर वन्या समक्ष के साथ चली गई। घर के बाहर आकर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तभी किसी ने लोहे की छड़ी से उन पर वार किया। तभी किसी की चीख सुनाई दी, वन्या। आगे जाने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ।